हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में एक नया चैप्टर एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एग्जेम्प्टेड इनकम्स यानी कि करमुक्त आय। करमुक्त आय दो प्रकार की होती हैं। कुछ आय ऐसी होती है जो पूर्णतया करमुक्त होती हैं और कुछ ऐसी आय होती हैं जो कुल आय में सम्मिलित तो की जाती है किंतु उनके संबंध में औसत दर से छूट दी जाती है। यानी कि जो पूर्णतया करमुक्त आय होती है उनको न तो कुल आय में सम्मिलित करते हैं और ना ही उनके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। अब सबसे पहले हम पूर्णतया करमुक्त आय के बारे में जानकारी करते हैं। फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम्स यानी कि ऐसी आय जो पूर्ण रूप से करमुक्त होती हैं। इसमें भी 4-5 अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि किन किन करदाताओं के लिए कौन कौन सी आय करमुक्त पूर्णतया करमुक्त होती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10 में ऐसी आयों की सूची दी गई है जो करमुक्त है तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है, अर्थात वो पूर्णतया करमुक्त आय होती हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये 5 कैटेगरीज दी गई हैं कि सभी करदाताओं के लिए करमुक्त आय, कर्मचारी करदाताओं के लिए करमुक्त आय, अनिवासी करदाताओं के लिए करमुक्त आय, गैर नागरिक करदाताओं के लिए करमुक्त आय और संस्थाओं के लिए करमुक्त आय। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है सभी करदाताओं के लिए करमुक्त आय कौन कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो सभी करदाताओं के लिए करमुक्त है वो है कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। भारत में स्थित ऐसी भूमि जो कि कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, यदि उससे कोई आय प्राप्त होती है तो वह करमुक्त होती है। विदेश में स्थित कृषि भूमि की आय कर योग्य होती है। भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए करमुक्त के लिए। यदि किसी विदेशी कृषि भूमि से कोई आय हो रही है तो वह निवासी करदाता के लिए कर योग्य होती है। दूसरे इनकम जो होती है वो आती है हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि। हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से यदि कोई धनराशि उसको प्राप्त होती है तो वह भी करमुक्त होती है, चाहे उस परिवार की आय पर कर लगा हो अथवा नहीं लगा हो। तो हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की यदि कोई आय उसको प्राप्त होती है तो वह पूर्ण रूप से करमुक्त होती है। थर्ड जो आता है इसमें साझेदार को फर्म से आय। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी फर्म में साझेदार है जिसका आयकर अधिनियम के तहत कर निर्धारण कर दिया गया है तो ऐसी साझेदारी फर्म की कुल आय में साझेदार का जो भाग होता है वो पूर्णतया करमुक्त होता है। परंतु साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन या ब्याज के रूप में कोई राशि यदि उसको मिलती है व्यक्तिगत रूप से तो वह करमुक्त नहीं होगा और वह कर योग्य होगा। केवल यदि फर्म का कर निर्धारण आयकर अधिनियम के तहत हो चुका है और यदि फर्म की कुल आय में से कोई साझेदार कोई राशि उसको मिलती है वो केवल पूर्णतया करमुक्त होगी। वेतन और ब्याज के रूप में यदि कोई राशि उसको मिलती है तो वो करमुक्त नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इसमें सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम से संबंधित पारिश्रमिक। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के मध्य हुए कोई समझौते के अधीन कोई
कार्य कर रहा है तो उसे उस कार्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस विदेशी सरकार से कोई पारिश्रमिक मिलता है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगा, बशर्ते कि उस समझौते में उस छूट का उल्लेख किया गया हो। इसके साथ ही यदि इस व्यक्ति की अन्य किसी आय पर भी जो उसे भारत के बाहर उपार्जित एवं उदय होती है, भारत में आयकर नहीं लगेगा। जो व्यक्ति यदि उस समझौते के तहत कोई कार्य कर रहा है तो उसको जो मिलने वाला पारिश्रमिक वो तो कर मुक्त हो गई, साथ ही उस व्यक्ति को अन्य किसी आय पर भी या भारत के बाहर उपार्जित होती है या उदय होती है तो उस पर भी आयकर नहीं लगेगा, बशर्ते कि उस आय पर उस विदेशी सरकार को कोई आयकर या अन्य सुरक्षा कर दिया गया हो। नेक्स्ट आता है भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को भुगतान। भोपाल गैस त्रासदी अधिनियम 1985 एवं उसके तहत बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई भुगतान किया गया हो तो ऐसा भुगतान आयकर से मुक्त होगा। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इस त्रासदी के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो तथा उस हानि या क्षति की राशि की आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती दे दी गई है तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दी गई रकम उस सीमा तक कर मुक्त नहीं होगी जिस सीमा तक आयकर अधिनियम के तहत कटौती दे दी गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है इसमें कर मुक्त आयों में जो सभी करदाताओं के लिए है, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता से किसी त्रासदी के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में एक व्यष्टि अथवा उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को प्राप्त अथवा प्राप्य राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। परंतु ऐसी त्रासदी से होने वाली हानि या नुकसान के संबंध में इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यष्टि अथवा उसके वैधानिक प्रतिनिधि को कोई कटौती यदि प्रदान कर दी गई है तो उस कटौती की सीमा तक प्राप्त या प्राप्य राशि कर मुक्त नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इसमें जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त रकम। LIC के तहत प्राप्त कोई राशि एवं ऐसी पॉलिसी के संबंध में आवंटित बोनस की राशि पूर्णतया कर मुक्त होगी, लेकिन निम्न राशियां कर मुक्त नहीं होगी। LIC के तहत कोई राशि किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है या उस पर कोई बोनस की राशि प्राप्त होती है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगी निम्नलिखित बातों को छोड़ करके। क्या है वो निम्नलिखित बातें? वो है धारा 80DD3 या धारा 80DDA 3 के अंतर्गत प्राप्त यदि कोई राशि है तो वह कर मुक्त नहीं होगी। दूसरा है महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि है तो वह भी कर मुक्त नहीं होगी। तीसरी स्थिति आती है 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद, परंतु 31 मार्च 2012 को या इससे पहले जारी की गई बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि यदि ऐसी पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम की राशि बीमित बीमा धन के 20% से अधिक रही हो तो वह कर मुक्त नहीं होगी। कहने का मतलब यही है कि यदि बीमा धन 2 लाख रुपए है और किसी गत वर्ष में किसी करदाता ने 20% से अधिक यानी बीमा धन के 20% से अधिक यानी जैसे 50,000 रुपये
अगर प्रीमियम के रूप में पेमेंट किया है तो वो 20% से अधिक हो जाएगा। 2 लाख का बीमा धन है, उसका 20% 40,000 रुपये होता है। लेकिन यदि उसने 50,000 रुपये बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है तो उस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि पूर्णतया कर मुक्त नहीं होगी। इसी प्रकार से 1 अप्रैल 2012 को या इसके बाद जारी की गई बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त कोई राशि यदि ऐसी पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम की राशि बीमा धन के 10% से अधिक रही हो तो ऐसी पॉलिसी से प्राप्त राशि कर मुक्त नहीं होगी। यानी कि जैसे बीमा धन 2 लाख रुपए है और किसी वर्ष के दौरान यदि उसने 20,000 रुपये से ज़्यादा यानी कि 30,000 रुपये का प्रीमियम दिया है तो 20,000 रुपये तक प्रीमियम तो मान्य होगा। लेकिन 20,000 से अधिक आ रहा है, 10% से अधिक आ रहा है, तो वो 30,000 रुपये की प्रीमियम यदि पेमेंट करता है तो उस पॉलिसी के तहत यदि कोई राशि उसको प्राप्त होती है तो वह कर योग्य होगी। यदि ऐसी पॉलिसी धारा 80U में वर्णित असमर्थता या गंभीर असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति के संबंध में है अथवा धारा 80DDB के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट बीमारी या रोग से पीड़ित व्यक्ति के संबंध में है तथा 31 मार्च 2013 के बाद ली जाती है तो ऐसी पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए देय प्रीमियम की राशि बीमित बीमा धन के 15% से अधिक रही हो तो वह भी कर योग्य होगी। उपरोक्त जो मैंने आपको बताया है कि 1 अप्रैल 2003 के बाद और 31 मार्च 2012 से पहले और 1 अप्रैल 2012 के बाद यदि किसी व्यक्ति की जिसने पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु पर यदि कोई प्राप्त राशि होती है तो उस पर यह लागू नहीं होगा और वह पूर्णतया कर मुक्त होगी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बीमा पॉलिसी हमने बताया है उससे तात्पर्य है कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के जीवन पर ली गई पॉलिसी से है जो इस व्यक्ति का कर्मचारी था अथवा है अथवा जो इस व्यक्ति के व्यापार से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ था अथवा जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसी पॉलिसी भी सम्मिलित है जो पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को प्रतिफल के बदले या बिना प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।